6 लड़कों की हवस को भुजा कर मैं मरने वाली हो गई थी। जब 7वां लड़का अंदर आया तो होश उड़ गए, क्योंकि उसका तो मुझे मेरी मजबूरियों ने मार डाला था। मैं पीछे भी नहीं हट सकती थी। मुझे मेरे बाप की जिम्मेदारी दी गई थी जो मुझे ही पूरी करनी थी। अगर मैं ऐसा ना कर पाती तो मेरी बहनें और मेरी माँ का दिल भी टूट जाता, और वो आखिरी उम्मीद की किरण भी जिसे मुझे मरकर भी निभाना ही था, जो मैं हर तरह कोशिश के बावजूद भी नहीं कर पा रही थी। मेरा सोच सोच कर बुरा हाल था कि अब ये कैसे होगा। फिर एक दिन मुझे कुछ लड़कों ने रात गुजारने पर मेरी मतलूबा रकम मुझे देने की ऑफर की, जो मुझे किसी सूरत भी मंजूर ना थी। ना ही इसके अलावा कोई और हल था। आखिर मुझे करना पड़ा। खुद को मारकर मैंने अपनी बहनों को उनकी मंजिल तक पहुंचा दिया था। मेरे साथ जो भी हुआ उसकी खबर का दर्द मेरे अलावा कोई नहीं जानता था। मैंने खुद को मार दिया था, अपनों के ख्वाब और उम्मीदें टूटने से बचा ली थी। बस इस समय मैं ही बाकी नहीं बची थी। इस तरह नोचा था उन लड़कों ने कि मैं आज भी दर्द महसूस करती थी और मेरी नींदें तक हराम हो गई थी। लेकिन मर के भी कैसे जिया जाता है ये मैंने उसके बाद जाना। इस जालिम दुनिया में रहम नहीं है। आप मेरी कहानी सुनकर दर्द महसूस करेंगी। इस छठे लड़के की जब बारी आई तो उसकी मुझे देखकर चीखें निकल गई। मेरी जिम्मेदारी और मेरे घर वालों की ख्वाहिशात मुझे इस मकाम तक ले आई थी, जहां मैंने एक ही रात में 5वें लड़के के साथ रात गुजारने की हामी भर ली थी। आम हालात में तो किसी लड़की के लिए ऐसा सोचना भी मुमकिन नहीं, लेकिन मैं जिस जगह खड़ी थी वहां मुझे ये फैसला करने में ज्यादा वक्त नहीं लगा था। वो सब सेहतमंद और तंदुरुस्त नौजवान थे जिनकी ताकत के आगे मैं कुछ भी नहीं थी। बिस्तर तक आने वाले दोनों नौजवानों ने ही लम्हों में ही मुझे काबू करके अपनी पूरी तरह हवस का निशाना बना दिया। ये पहली दफा था जब मैं किसी मर्द के लम्ह से आशना हुई थी। दूसरे लड़के के निकलते ही तीसरा लड़का भी कमरे के अंदर चला आया। मैंने एक गहरी सांस खारिज की। मैं थोड़ा वक्त चाहती थी, लेकिन वो कहने लगा कि इतना वक्त नहीं है, बाहर उसके और भी दोस्त लाइन में बैठे हैं। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू बह निकले। वो फौरन ही मेरे पास चला आया और मेरी आंसू को नजरअंदाज करता अपनी शिद्दतें मुझ पर बखेरने लगा। मेरे वजूद में बर्दाश्त की सकत खत्म हो रही थी। मैं बार बार उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती, लेकिन वो उतना ही मुझ पर हावी होने लगता। ऐसा लग रहा था जैसे उसे इस खेल में मजा आ रहा हो। मेरा धक्का देने पर भी वो पहले से ज्यादा जोश से मेरे करीब आया। इसलिए अब मैं उसे रोकने की गलती नहीं कर रही थी और खामोशी से खुद पर गुजरने वाली इस क़यामत को बर्दाश्त कर रही थी। 1 घंटे तक वो अपनी प्यास बुझाता रहा और जाते जाते उसने अपने दांतों के निशान मेरी गर्दन पर छोड़ दिए और कहने लगा कि अगर इसे दोबारा मौका मिला तो वो मेरे साथ जरूर वक्त गुजारेगा। उसके जाने के बाद मैंने एक निगाह अपने वजूद पर डाली तो मैं कांप गई। जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जहाँ निशान मौजूद ना हो। तीसरे नौजवान ने तो हद से ज्यादा मुझे जख्मी कर दिया था। जगह जगह उसके दांतों के निशान थे। मजीद 2 लड़कों ने भी 1-1 घंटा मुझे इसी तरह अपनी हवस का निशाना बनाए रखा। उन लोगों ने मुझ पर जरा भी रहम ना किया, और आता भी क्यों। उन्होंने एक बड़ी रकम के बदले मेरी एक रात खरीदी थी। वो तो अपना हिस्सा वसूल कर रहे थे और ये एक रात मेरी जिंदगी की स्याह तरीन रात बन गई थी। मेरा हाल ऐसा था कि मुझे कुछ होश नहीं आ रहा था। मैं खुद से करवट बदलने के काबिल भी नहीं रही थी। आहिस्ता आहिस्ता तकलीफ से मेरी आंखें बंद होने लगी थी, और जब उन 5 लड़कों ने मुझे बताया कि उनका एक छठा दोस्त भी आ गया है, मुझ में इतनी हिम्मत भी बाकी नहीं बची थी कि मैं उन्हें इनकार कर पाती या मज़ाहमत कर सकती। जैसे ही छठा लड़का कमरे में दाखिल हुआ और मेरे बिस्तर के करीब आया तो मुझे देखकर उसकी चीखें निकल गई। वजह जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरा नाम इकरा था और मेरी उम्र सिर्फ 22 साल थी। मैंने ग्रेजुएशन कर रखी थी, लेकिन आज के दौर में ग्रेजुएशन कुछ भी नहीं होती। लोग मास्टर करके भी डिग्रियां हाथों में लिए सड़कों की धूल समेट रहे होते हैं। इस बात का सही तरीके से अंदाजा मुझे उस वक्त हुआ जब मैं नौकरी की तलाश के लिए निकली। हर कंपनी के आगे नौजवानों की एक बड़ी सी लाइन लगी होती जो अपनी बारी के मुंतजिर होते। ऐसे में मुझ जैसी लड़की की नौकरी कहाँ हो सकती थी, जिसके पास ना ही तजर्बा था ना ही कोई बड़ी डिग्री। मगर नौकरी ढूंढना मेरी अवलीन जरूरत बन चुका था, क्योंकि अब्बा के इंतकाल ने मेरी कमर तोड़ दी थी। अब्बा घर में वाहिद कमाने वाले थे और हम 3 बहन भाई घर में मौजूद थे। मेरी बड़ी बहन ने कोई तालीम हासिल
حاصل نہیں کی، اس لیے کمانے کی ذمہ داری اس کے بجائے میرے کندھوں پر آ گئی تھی۔ میں گھر سے باہر نکلی تو میرے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ میں تو باہر کی دنیا کو بہت آسان سمجھ رہی تھی، لیکن اب مجھے سمجھ آیا تھا کہ ابا کتنے جتن کر کے ہمارے لیے روٹی کماتے تھے۔ میں ہمیشہ ہی ابا سے اس بات پر ناراض رہتی تھی کہ وہ ہماری خواہشات پوری نہیں کرتے۔ میری ناراضگی پر ابا کا چہرہ ہمیشہ اتر جاتا، بڑی محبت سے مجھے پکار کر کہتے ہیں تو فکر نہ کر، ایک دن تیرے بھاگ بھی جاگ اٹھیں گے۔ لیکن مجھے وہ دن اپنی قسمت میں آتا نظر نہیں آتا تھا، اور پھر ایک رات ابا نیند میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے، اور جب ہم پر صبح یہ بات کھلی کہ ابا ہمارے درمیان نہیں رہے، تب ہمیں اس بات کا احساس ہوا کہ ابا ہمارے کس قدر اہم تھے۔ جب تک وہ ہمارے سروں پر موجود تھے، کم سے کم دنیا کی ہر بری نظروں اور روٹی جیسی بنیادی ضروریات سے محروم نہیں تھے۔ ابا کے انتقال کے کچھ دن تک تو پاس پڑوس والوں نے، خاندان والوں نے ہماری مدد کی، اور پھر آہستہ آہستہ سبھی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئے۔ آج کے دور میں کون کس کا پیٹ پال سکتا ہے؟ مجبوراً مجھے ہی نوکری کی تلاش کے لیے گھر سے نکلنا پڑا، اور مجھے سمجھ آ گیا کہ عورت کے لیے باہر کی دنیا کس قدر مشکل ہے۔ کسی کمپنی نے مجھے نوکری نہیں دی تھی۔ ہر کمپنی کے باہر ہزار نوجوان پہلے ہی کھڑے ہوتے۔ میں نے سکولوں کا رخ کیا تو یہ دیکھ کر میری حالت خراب ہو گئی کہ آدھے دن سے بھی زیادہ کام کرنے کی عوض صرف 6,000 مل رہے تھے، جس میں گھر کے بل ہی ادا ہو پاتے۔ اس میں بھی ہر سکول والے مجھ سے میرا تجربہ پوچھتے اور میرا منہ خالی رہ جاتا۔ بہت تلاش کرنے کے باوجود بھی کوئی نوکری نہ ملی تو میری ایک دوست کے بھائی کے توسط سے مجھے ایک فوڈ مال میں ویٹر کی نوکری مل گئی۔ یہ شہر کے ایک علاقے میں بنا ہوا پیر صاحب کا ہاؤس، جہاں پر وقت ہی مردوں کا بہت رش رہتا تھا۔ کالے رنگ کا چست تھا پینٹ کوٹ میرے حوالے کر دیا گیا، جس پر فوڈ مال کا نام لکھا ہوا تھا، اور مجھے اگلے دن سے ہی نوکری پر بلا لیا گیا۔ اس نوکری کے بڑے عجیب سے تقاضے تھے جو مجھے پورے کرنے تھے۔ انہیں ایک ماڈرن سی لڑکی ویٹر کے نام پہ چاہیے تھی، جس کے چھوٹے چھوٹے سے بال کندھوں پر پھیلے ہوئے ہوں اور وہ بہت سارا میک اپ کر کے ڈائننگ ہال میں کھڑی ہو۔ میں یونیفارم اپنے بیگ میں ڈال کر گھر واپس لوٹ آئی تھی۔ میں ابھی تک فیصلہ نہیں کر پائی تھی کہ مجھے یہ نوکری کرنی ہے یا نہیں،